ऐसे ही का नाम ये कंबोज लाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? आज की सबसे बड़ी खबर शुभम, मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है और दर्शकों का भी स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर हमें कल रात में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो तेज गिरावट आई, कमोडिटी से लेकर स्टॉक मार्केट में अचानक मंदी का खौफ चारों तरफ तारी है और हमसे समझने की कोशिश करेंगे कि मंदी के खतरे में कितनी वास्तविकता है और कौन से संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इसके साथ जीएसटी के मोर्चे से भी एक महत्वपूर्ण खबर है। सरकार की तरफ से जीएसटी के भविष्य को लेकर कुछ बड़े मजबूत और महत्वपूर्ण संकेत दिए गए हैं, जिनका असर हमारे आपके वॉलेट तक, हमारे आपकी जेब तक भी आएगा। बिल्कुल, तो क्या संकेत हैं ये तो समझेंगे। इसके अलावा भी कुछ और मुद्दे होंगे जो मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। कहां से शुरुआत होगी, कैसे आगे बढ़ेंगे, देखिए ऑन द शो। सबसे पहले बात होगी मंदी की आहट से क्यों घबराए कमोडिटी बाजार, क्यों ठंडा पड़ा अचानक कच्चे तेल का उबाल, क्या अभी और लगेगा जीएसटी, क्या खाली हो रहा सरकार के अनाज का भंडार, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। चीन से विदेशी निवेश को मंजूरी और अब श्रीलंका का क्या होगा। आज मनी सेंट्रल की शुरुआत मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट के साथ। ये रिपोर्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि कल अचानक शाम को कमोडिटी बाजार में एकाएक गिरावट तारी हो गई। क्यों हुआ ऐसा, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए मनोज कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। कच्चे तेल का भाव 9% टूट गया। मलेशिया में पाम तेल भी सस्ता हो गया। कॉपर, स्टील और निकल जैसे इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी गिरावट जारी है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 4 महीने में पैदा हुई चुनौतियां अचानक खत्म होने लगी और महंगाई का डर दूर होता दिखा। तो क्या खराब वक्त बीत गया? क्या मांग बढ़ेगी? शायद नहीं। कमोडिटी बाजार में अचानक आई बिकवाली को गहरी मंदी का संकेत माना जा रहा है और अगर अर्थव्यवस्था में मंदी हावी हुई तो हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं। 2008 में पूरी दुनिया इस मंदी की झलक देख भी चुकी है और 2008 जैसे हालात ने ही कमोडिटी बाजार को डराया है। उस साल भी सोना, चांदी और कच्चे तेल में रिकॉर्ड ऊंचाई से भारी गिरावट आई थी। इसी डर की वजह से मंगलवार को कच्चा तेल करीब $10 घटा, गोल्ड में $50 से ज्यादा की गिरावट आई और चांदी का भाव करीब 6% लुढ़क गया। कॉपर, एल्युमिनियम और जिंक में भी भारी बिकवाली आई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं, पाम तेल, कपास तथा सोयाबीन की कीमतें भी घट गईं। क्योंकि मंदी हावी हुई तो कमोडिटीज की मांग पूरी तरह प्रभावित होगी और कमोडिटीज में आई इस गिरावट को बाजार के जानकार मंदी के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का मानना है कि सामान्य हालत में भी कमोडिटीज की कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर जब मंदी हावी होती है तो सभी कमोडिटीज में एक साथ अस्थायी गिरावट देखी जाती है, जैसा 2008 में हुआ था और इस बार भी देखने को मिल रहा है। महंगाई को काबू करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय बैंकों को भी पता है कि महंगा कर्ज मांग को खत्म करता है और कर्ज तथा मांग का संतुलन खराब हुआ तो अर्थव्यवस्था को मंदी के दरवाजे तक पहुंचने में देर नहीं लगती। लेकिन मौजूदा हालात में केंद्रीय बैंकों को महंगाई बड़ी चुनौती लग रही है और इस चुनौती को हराने के लिए केंद्रीय बैंक थोड़े समय के लिए मंदी को झेलने के लिए भी तैयार है। लेकिन संतुलन बिगड़ा तो मंदी ज्यादा बड़ी चुनौती बन सकती है और वैसी स्थिति में कमोडिटीज के घटे हुए दाम भी ज्यादा मददगार साबित नहीं होंगे। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। सर, वाकई मंदी की कितनी संभावनाएं दिख रही हैं? एक तरफ ये गिरते बाजार हैं, दूसरी तरफ महंगाई की चिंता है, तीसरी तरफ उबलता कच्चा तेल है। कल उसमें हालांकि थोड़ा सा ठंडक आई उस उबाल में। मंदी की संभावनाएं आपको कितनी पुख्ता दिख रही हैं? शुभम, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कल 24 घंटे में दिखाई दी कि कल अचानक पूरी दुनिया के बाजारों में काफ़ी तेज गिरावट और उथल पुथल दिखाई दी। मनोज की रिपोर्ट बताती है कमोडिटी मार्केट खासतौर से, हालांकि कमोडिटी मार्केट पिछले 15 दिन से दबाव में है। कच्चे तेल की गिरावट काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि कच्चे तेल का आउटलुक क्या मिल रहा है।
भारत जैसे देश जो महंगाई से उबरने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए ये महंगाई से निकलकर मंदी में जाने का खतरा काफ़ी बड़ा है, क्योंकि दुनिया के देशों में में जितनी बुरी महंगाई है अर्थव्यवस्था के लिए, उतनी ही बुरी रिसेशन है, मंदी भी होती। कल हुआ क्या? कल दो बड़े काम हुए। एक बड़ा काम ये हुआ कि अमेरिका के बॉन्ड बाजार में वो सबसे ज़्यादा जो अशुभ जिसको कहा जाता है वो इन्वर्टेड यील्ड कर्व दिखाई दिया। इन्वर्टेड यील्ड कर्व का मतलब है कि छोटी अवधि के कर्ज पर ब्याज दर लंबी अवधि के कर्ज से ज़्यादा हो जाए। अमेरिकी फेडरल रिजर्व 1 महीने से लेकर 30 साल तक के अलग अलग बॉन्ड जारी करता है, पर इन्वर्टेड यील्ड कर्व को समझने के लिए 2 साल और 10 साल के बॉन्ड की तुलना की जाती है। आमतौर पर 10 साल का बॉन्ड किसी भी देश की सरकार का हो, चाहे वो भारत का हो या अमेरिका का हो, उस देश में लंबे समय में ब्याज दर क्या रहने वाली, इसका संकेतक या सूचकांक होता है। जब भी बाजार में लोग छोटी अवधि के कर्ज के लिए ज़्यादा पैसा देने को तैयार होते हैं और लंबी अवधि के लिए कर्ज के लिए कम पैसा देने को तैयार होते हैं, इसका संकेत है कि वो लंबी अवधि में ब्याज दरों में बढ़ोतरी मान रहे हैं, और ये मंदी का पहला संकेत होता है। लेकिन ये केवल अमेरिका में नहीं हुआ, कल यूरोप के बाजारों में भी एक दो बार इन्वर्टेड यील्ड कर्व चमका, और उसके बाद मंदी को लेकर अब जो आशंकाएं थी वो काफ़ी गहरी हो गई। कमोडिटी बाजार इसका पहला संकेत देते हैं, तो उन्होंने संकेत पहले से ही देना शुरू कर दिया था। दूसरी चीज़ और हुई, एक और महत्वपूर्ण बात, कि जो बड़ी एजेंसियां हैं जो बाजार में मंदी के आकलनों को समझती और परखती हैं, उन सब ने कल सुबह से मंदी की आशंका के आकलन बढ़ाने शुरू कर दिए। जैसे कि गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि मंदी की आशंका करीब करीब 48% तक है, कुछ एजेंसियों ने कहा कि 30% तक है। इन्वर्टेड यील्ड कर्व एक तरफ, बैंकर्स के आकलन दूसरी तरफ, और तीसरी तरफ कमोडिटीज़ के बाजार में गिरावट। कॉपर सबसे महत्वपूर्ण मेटल होती है, उसमें गिरावट का मतलब है कि भविष्य में मांग कम रहेगी, और मांग टूटने के संकेत पूरी दुनिया के बाजारों से मिल रहे थे, और इसलिए अब ये 30 से 50% के आसपास की संभावनाओं के बीच दुनिया आगे बढ़ रही है, जहां मंदी की संभावना 30 से 50% तक है। और ये एक कैलकुलेटेड और एक साइंटिफिक मेथड है, जिसके जरिए दुनिया के बैंकर या निवेशक इस बात को आंकने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग पैमानों में कि क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी की तरफ खिसक सकती हैं कि नहीं। 50% लोग ये मान रहे हैं, इसका मतलब हर दूसरे आदमी को, हर दूसरे अर्थशास्त्री को, विशेषज्ञ को ये उम्मीद है कि हाँ, दुनिया में मंदी आ रही है, गहरा रही है। सर, कमोडिटी में जो गिरावट आई जिसका आपने जिक्र किया, इसके पीछे कोई स्पेकुलेशन था या ये वाकई मंदी की वजह से चौतरफा बिकवाली थी, गिरावट थी? शुभम, हर विशेषज्ञ जो मान रहे हैं, और अगर आप अमेरिका में जो लोगों के वॉक्स पॉप हैं, जो लोगों की प्रतिक्रियाएं मांगी जाएं, या दुनिया के बाजारों से आम लोगों की प्रतिक्रियाएं मानी जाएं, तो अमेरिका के अखबार तो रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ आम लोग मान चुके हैं कि मंदी आ गई है। निवेशक अपने पैमानों पर, और उसके कुछ आर्थिक पैमाने जिनके आधार पर आप ये मान सकते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन और मंदी के क्या संकेत हैं। पर अगर आप अमेरिका के मीडिया की रिपोर्ट्स देखें, लोगों से बातचीत के आधार पर देखें, तो उनको लगता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी में के दौर में प्रवेश कर चुकी है। मेटल्स की साइड से दो तरीके के रुख हमें दिखाई पड़े। एक तो ये दिखाई दिया कि मेटल हमेशा रिस्क को लेकर बहुत सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट होता है। आमतौर पर चूंकि अक्सर कहा जाता है ना शुभम, कि अगर आपको किसी समय आने वाली परिस्थिति का रुख देखना है, तो उसके लिए धातुएं सबसे बड़ा आईना होती हैं, क्योंकि बाजार में मांग कैसी रहेगी, मैक्रो पिक्चर कैसी रहेगी, इसकी सही तस्वीर शेयर बाजार तो बाद में देते हैं। कंपनियां जब बनाएंगी, बेचेंगी, मुनाफा कमाएंगी, तब शेयर बाजार में वो आपको रिटर्न दे पाएंगी। पर कंपनियां क्या खरीदेंगी, पीछे से कितना स्टील खरीदेंगी, कितना कॉपर खरीदेंगी, कितना एल्युमिनियम खरीदेंगी, और उसे बाद में बेचेंगी, ये उसके बाद की बात होती है। तो कल दो चीज़ें भीतर से दिखाई पड़ी, जैसे कि मेटल के मार्केट में ये दिखाई दिया कि मार्केट अब रिस्क एवर्स हो रहा है, लंबे जोखिम लेने को तैयार नहीं है, और ये परिस्थिति लंदन मेटल एक्सचेंज में और के मार्केट में खासतौर पर दिखाई दी। कॉपर में तेज गिरावट आई, क्योंकि लोग लंबे सौदे करने को तैयार नहीं थे, उनको लग रहा था कि आने वाले समय में मांग में कमी आएगी। इसका असर हमें बाजार पर दिखाई पड़ा, और काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रेशर था बाजार के ऊपर। दूसरी एक बड़ी खबर कमोडिटी बाजार के लिए आई कि चीन ने लंबे समय बाद अपनी कुछ बंद पड़ी तांबा माइनों में काम करना शुरू कर दिया, उसमें प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। यानी तांबे की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के कारण चीन अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जगह घरेलू तांबा माइंस का या कॉपर माइंस का इस्तेमाल करना शुरू करेगा। ये भी एक डिमांड को डल करने का या डिमांड को तोड़ने वाला फैक्टर था जो बाजार में दिखाई दिया। तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर आई कि जो एल्युमिनियम के शिपमेंट जापान को जाने वाले थे,
क्वार्टरली आधार पर उनमें गिरावट आई, यानी जो एल्युमिनियम की सप्लाई जापान के बाजारों को जाने वाली थी उस पर गिरावट की, और ये लगातार गिरावट थी। जापान में एल्युमिनियम की मांग कम होने की खबर बाजार में आई। ये दो तीन बड़े संकेत थे जिनका असर हमें कमोडिटी बाजार पर दिखाई दे, और हमें समझना जरूरी है कि अगर एल्युमिनियम या कॉपर में जैसी प्रमुख धातुओं में गिरावट या मांग घटने के संकेत आते तो उनका असर पूरे बाजार के सेंटीमेंट पर दिखाई देता है। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में भी हमने गिरावट देखी, जिस पर मनोज शर्मा के पैकेज में आपने वो सारी जानकारियां देखी होंगी कि एक साथ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की कीमतों में भी गिरावट आई है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसने कल ट्रिगर किया वो ये था कि जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसका जो आंकड़ा आया उसने बताया कि अनाज की मांग में गिरावट आएगी या कमी आएगी, और इसके कारण दूसरा आंकड़ा ये भी था कि जो एक्सपोर्ट है अमेरिका से एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का उसमें भी कमी आ रही है। इन दो फैक्टर्स ने मिलकर कमोडिटी बाजार में कल एक किस्म की पैनिक की परिस्थिति पैदा कर दी। सर एक और इंपॉर्टेंट कमोडिटी जिस पे आपका टेक लेंगे वो है क्रूड ऑयल। क्रूड अचानक कल WTI क्रूड तो 100 के भी नीचे चला गया, जो अभी हाल फिलहाल में जैसी संभावनाएं बिल्कुल नहीं दिखाई जा रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि लंबे समय तक 100 के ऊपर ही रहेगा तेल। कल हमने देखा कि 100 के नीचे खसक गया, हालांकि अब थोड़ी रिकवरी आई है, $102-103 के आसपास अभी भी है। यहाँ आपको क्या संकेत दिख रहे हैं, यहाँ आपको क्या लग रहा है कि मंदी ये उबाल ठंडा कर देगी? दिलचस्प बात है शुभम कि कल हम लोगों ने मनी सेंट्रल में इस पर चर्चा भी की थी और संकेत दिया था कि सऊदी अरब ने अपने यहाँ जो कच्चे तेल की कीमतों में एशिया के बाजारों के लिए बढ़ोतरी की है वो इसे ध्यान में रखकर की है कि शायद मंदी सामने दरवाजे पर खड़ी है और कच्चे तेल की मांग में गिरावट को बचाने के लिए तेल उत्पादक देश उसकी कीमतें पहले बढ़ाए दे रहे हैं। ये एक फैसला भी था जो इस बात का संकेत था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कच्चे तेल की मांग कम होती है तो तेल उत्पादक देश अपनी तरफ से कीमतें बढ़ाएंगे या उत्पादन में कमी करेंगे। अगर इसे आप इस तरफ मांग की तरफ से देखें तो ये मांग में पर दबाव होने का संकेत है, जिसके कारण अपने मुनाफे बचाने की कोशिश की जा रही है। कच्चे तेल को लेकर जो आउटलुक मिल रहा है, हालांकि कच्चे तेल ने आज रिकवरी की, कल तो काफ़ी गिरा था, करीब 9% के आसपास की बढ़ोतरी थी, लेकिन अब WTI और ब्रेंट दोनों ने रिकवरी की, $100 से ऊपर के आसपास है। तात्कालिक तौर पर अभी आउटलुक वैसा ही बना हुआ है, बड़ी गिरावट का आउटलुक नहीं है। दो अलग अलग एजेंसियां हमारे पास कल जिन पर मैंने चर्चा की थी कि एजेंसी कह रही है कि अगर मंदी आती है तो $65 आ जाएगा, दूसरी एजेंसी कह रही है कि अगर रूस का उत्पादन पूरी तरह रुक गया या नहीं आया तो $380 के आसपास जाएगा। अभी भी जो अगर आप फ्यूचर का ट्रेड देखिए, ब्रेंट का WTI का चार्ट देखिए तो कीमतें 100+ के आसपास, 100+ 110 के प्लस के आसपास बनी हुई है, यानी $100 वाली मंजिल से नीचे आने की गुंजाइश नहीं दिखती। और हमारे लिए, भारत के लिए तो 100 क्या 90 भी आएगा तब भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि कच्चे तेल की कीमत $90 से नीचे नहीं आती, $75-80 पर प्रति बैरल पर नहीं आती, तब तक भारत की महंगाई को में राहत नहीं मिलेगी और कच्चे तेल की कीमतों का जो दबाव हमें दिखाई दे रहा है, और आज हमने LPG की कीमतों में उसी वजह से बढ़ोतरी भी देखी है। और महंगाई से राहत एक वजह से और नहीं मिलेगी, वो वजह ये है कि आने वाले दिनों में GST के दायरे में कुछ और सेवाएं आ सकती हैं। जी हाँ, रेवेन्यू सचिव तरुण वजाब ने मंगलवार को कहा कि GST स्लैब को रीस्ट्रक्चर करने से पहले कुछ और सेवाओं को GST के दायरे में लाया जाएगा। 29 जून को ही कई उत्पादों पर और सेवाओं पर लगने वाले GST की दरों में बदलाव किया गया था। नई दरें 18 जुलाई से लागू होंगी। नई दरें जो सरकार ने लगाई उससे सर करीब 18,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। अब कौन सी सेवाएं, कौन सी उत्पाद ऐसे रह गए जिन पर अभी और लगेगा GST? और ये एक किस्म का एंटी क्लाइमेक्स है जो GST काउंसिल की बैठक से निकल कर आया, और हम मनी सेंट्रल में लगातार आपको ये बता रहे थे कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के खजानों पर गहरा दबाव है और उन्हें टैक्स बढ़ाए बिना उनके लिए अब कोई निस्तारण नहीं है मौजूदा परिस्थिति का। और इसलिए हमने ठीक महंगाई के बीचों बीच बहुत ज़रूरी काम की चीज़ों पर, ज़रूरी खपत की चीज़ों पर दरों में बढ़ोतरी ही नहीं देखी, बल्कि उनके स्लैब्स में चेंज भी देखा। तो एक तो चीज़ ये थी जो हमने आपको बताई कि उसका असर महंगाई पर 0.5% से 1% तक पड़ेगा, जिसके आकलन अलग अलग थे। मनी सेंट्रल पर वो शो उपलब्ध है जिस पर हमने विस्तार से इन कीमतों की महंगाई में पर असर की चर्चा की थी। अब जिसके बाद की बात जो सरकार की तरफ से कही गई है वो इस बात को फिर पुष्ट करती है कि आने वाले समय में टैक्स दरें या टैक्स में और बढ़ोतरी होगी। शुभम, दो सेवाएं ऐसी हैं जो आमतौर पर GST के दायरे से बाहर हैं, एक एजुकेशन सर्विसेज और एक हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज में टैक्सेशन की शुरुआत इस बार से हो गई, जब अस्पतालों की कुछ सर्टेन कैटेगरीज पर जो चार्जेस हैं उनके ऊपर
जीएसटी काउंसिल ने टैक्स लगा दिया है। हालांकि उसका काफ़ी विरोध हो रहा है, उस पर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये इस बात का संकेत था कि स्वास्थ्य सेवाओं पर धीमे धीमे टैक्सेशन की शुरुआत हो रही है। दूसरा हिस्सा एजुकेशन सर्विसेज का है। तो जब आज अखबारों में ये बयान छपा या कल जो राजस्व सचिव ने जिस बात की तरफ इशारा किया और जीएसटी काउंसिल की बैठक में हमारे सूत्रों की तरफ से जो हमें पता चला, वो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि अभी जीएसटी का पूरा दायरा सारी सेवाओं को नहीं समेट रहा है। तो अब अगला हिस्सा एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज का है। इसके अलावा भी कुछ और सर्विस सेवाएं जो बाहर बची रह गई जीएसटी के दायरे से, वो भी आएंगी। अब यहाँ टैक्स की दर 5 होगी, 12 होगी, 18% होगी, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें इस बात पर सहमत हो रही हैं कि हमें टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें राजस्व ठीक हो, अपने राजस्व के नुकसान की भरपाई हो पाएगी। और ये इस महंगाई में उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। ये भी कहा रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कि जो देश में महंगाई बढ़ रही है, इसकी वजह से जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है। और आपको याद होगा, एक इकोनॉमिक में हमने विस्तार से आपको ये बताया था कि कैसे जो हमें और आपको महंगाई झेलनी पड़ रही है, इसकी वजह से ही सरकार का जो जीएसटी रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। सर, अगला सवाल मेरा रियायतों पर। अभी कौन सी ऐसी रियायतें हैं जो मिल रही हैं, जो आने वाले दिनों में आपको लगता है छिन जाएंगी, हट जाएंगी? हाँ, रियायतों में पर जीएसटी में सर्विसेज सेक्टर पर काफ़ी काम होता दिख रहा है मुझे। रेवेन्यू से जीएसटी काउंसिल की बैठक से जो संकेत मिले या जो बाद में चर्चाओं से संकेत मिले, ये हिसाब लगाने की कोशिश की जा रही है कि सर्विसेज जीएसटी की किटी में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही हैं जितना कंट्रीब्यूशन उनके पास से आना चाहिए। जैसे कि 28% का जो स्लैब है, जो सबसे टॉप स्लैब है, वो जीएसटी के टोटल संग्रह में केवल 16% की हिस्सेदारी रखता है, और जो 18% का स्लैब है वो करीब 65% की हिस्सेदारी रखता है। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जिन्हें जीएसटी के तहत अलग अलग तरह से रियायत दी जा चुकी है। अब वो रियायतें छंटनी करने की शुरुआत हो गई। इस बार भी हमने देखा बहुत सारे एग्जम्पशंस कम करने की घोषणा जीएसटी काउंसिल की बैठक में की गई है। और ये इसलिए किया जा रहा है, शायद इस बात का संकेत है कि इसके बाद जब ये रियायतों की छटनी हो जाएगी और सर्विसेज पर टैक्सेशन, जिन सर्विसेज को नए सिरे से टैक्सेशन के दायरे में लाना है, जिस पर हमने पहले बात की है, इसके बाद रेट्स की स्ट्रक्चरिंग शुरू होगी। इस बात का संकेत भी राजस्व सचिव ने दिया कि ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद रेट्स की स्ट्रक्चरिंग होगी। रेट की रिस्ट्रक्चरिंग क्या है? जीएसटी काउंसिल के पास ये प्रस्ताव पड़ा हुआ है कि अधिकांश उत्पादों को अब निचले कर दरों से निकालकर 12% और 18% की कैटेगरी में लाया जाए, जिससे कि ऊंची कर दरों के दायरे में लाया जाए। तो ये दूसरी चीज़ है। और महंगाई, जीएसटी के कारण महंगाई बढ़ रही है, ये बात हमने इकोनॉमिकम के एक एपिसोड में विस्तार में बताई थी। आज सरकार ने माना कि महंगाई की ताकत, महंगाई बढ़ने से जीएसटी के राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की तरफ से इस साल खुले बाजार में अनाज बेचने जाने की संभावना कम है। सरकारी गोदामों में अनाज का स्टॉक पिछले साल के मुकाबले कम है और इस साल गेहूं की सरकारी खरीद भी बहुत कम हुई है। ऊपर से फ्री राशन योजना के तहत सरकार को सितंबर तक अनाज की फ्री सप्लाई भी करनी है। ऐसे में ओपन मार्केट में, खुले बाजार में अनाज बेचने के लिए पर्याप्त स्टॉक नहीं बचेगा। सर, एफसीआई खुले बाजार में स्टॉक नहीं बेचेगा, इसका असर क्या होगा? इसका सबसे बड़ा असर है कि आपको थोक मूल्य सूचकांक में भी और खुदरा सूचकांक में भी गेहूं और गेहूं से बने उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव बराबर दिखाई देता रहेगा। एफसीआई की ओपन सेल 2 वजह से महत्वपूर्ण होती थी कि एक तो एफसीआई अपने एक्स्ट्रा स्टॉक को सस्ती कीमत पर भारत में गेहूं का इस्तेमाल करने वाले तमाम उद्योगों को, जो स्नैक्स बनाते हैं, जो फूड्स बनाते हैं, उन्हें आपूर्ति करता था, और उससे बाजार में जब भी एफसीआई को ज़रूरत होती थी वो कीमतों को कंट्रोल करने में इंटरवीन करता था। क्योंकि एफसीआई इसके अलावा जितना भी अनाज है वो राशन प्रणाली के तहत ही बांटता है। तो ओपन सेल एक ऐसी विंडो थी जहां से सरकार बाजार में दखल करके गेहूं की कीमतों में या अनाज की आपूर्ति को ठीक करती थी। इस साल रबी के मौसम में गेहूं की खरीद करीब 57% कम रही है, 56.6% कम रही है। इसका असर हमें सीधे गेहूं के भंडार पर दिखाई दे रहा है और इसलिए संकेत आ रहे हैं कि एफसीआई इस बार बाजार में गेहूं की बिक्री नहीं करेगी। और अगर उसे गेहूं की ओपन सेल बिक्री करनी पड़ेगी तो फिर जो प्रधानमंत्री अन्न योजना और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जहां से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, फिर उनके लिए अनाज का दबाव बनेगा। तो अगर आप बाजार इससे यही संकेत लेगा कि गेहूं की आपूर्ति सामान्य होने में अब अगला रबी मौसम इंतजार करना पड़ेगा, जब तक अगले रबी मौसम की फसल नहीं आ जाती। भारत में चीन की कंपनियों की तरफ से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के 80 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। अंग्रेजी समाचार पत्र इकोनॉमिक्स टाइम्स ने आरटीआई के जरिए मिली जानकारी का हवाला देते हुए ये खबर दी है। खबर में बताया गया है कि चीन की कंपनियों की तरफ से एफडीआई के कुल 382
प्रस्ताव आए थे और 2021 के मध्य तक किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बाद केस टू केस आधार पर मंजूरी देना शुरू किया गया है। क्या सरकार चीन से निवेश का रास्ता खोल रही है? हाँ, संकेत तो दिखाई दे रहे हैं। इसमें से कितने प्रस्ताव रिजेक्ट हुए पता नहीं है, लेकिन 80 प्रस्ताव एक बड़ी संख्या। हालांकि इसमें शायद एफडीआई के जो संकेत मिल रहे हैं, विदेशी निवेश का आकार छोटा है, लेकिन धीमे धीमे चीन के विदेशी निवेश को वापस बाजार की मुख्यधारा में लाने और उसके विदेशी निवेश की मंजूरी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वाभाविक सी बात है कि पिछले साल सरकार ने चीन के साथ सीमा पर तनाव के बाद सिक्योरिटी संबंधी कई सारे प्रावधान चीन से विदेशी निवेश पर लगाए थे, और वो सिक्योरिटी और सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के कारण चीन से विदेशी निवेश में कमी आई थी। लेकिन अब हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में हम चीन से नई कंपनियों के निवेश प्रस्ताव भारत में आते हुए देखें। इस बीच हालांकि सर छापेमारी हो रही है वो अलग। हाँ, वो और इसके पैरेलल बराबर अगर आप देखें तो भारत में मोबाइल की जो चीनी मोबाइल की क्रांति है, जिसे जिन ब्रांड्स ने भारत में लीड किया था उन पर छापेमारी चल रही है, और ये प्रक्रिया लगातार पिछले कई महीनों से चल रही है। भारत में मोबाइल उत्पादन बनाने वाली और बेचने वाली, असेंबल करने वाली कंपनियों पर भारत के टैक्स नियामक लगातार सख्ती कर रहे हैं। गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका के हालात जल्द ठीक होने की उम्मीद नहीं है। प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि आर्थिक संकट 2023 में भी बना रह सकता है। श्रीलंका को ईंधन की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री की तरफ से कहा गया कि उनके देश में एक दिन की ज़रूरत का ही तेल बचा है। इस बीच श्रीलंका की सहायता के लिए भारत से लगातार मदद भेजी जा रही है। सर, श्रीलंका की अगली राह क्या है, क्योंकि अब तो ये मान लिया कि हम दिवालिया हो गए। श्रीलंका ने आधिकारिक रूप से मान लिया है कि वो बैंकरप्ट हो गए, और ये बड़ा स्वीकार होता है पूरी दुनिया के सामने किसी देश का ये मानना है कि वो दिवालिया हो गया और उसने स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया है। इसके साथ श्रीलंका के लिए, जैसा हम पहले भी कार्यक्रमों में चर्चा में कहते रहे, कि श्रीलंका के लिए अगली राह काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि रणिल विक्रमसिंघे ने संकेत दिया कि संकट 2023 तक रहेगा। इस बात पर की संभावना इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ती दिख रही है कि आईएमएफ से उसको पैकेज मिले, क्योंकि आईएमएफ की तमाम शर्तों का और इससे पहले मिले पैकेज पर आईएमएफ की शर्तों का, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने की प्रक्रिया का पालन श्रीलंका नहीं कर पाया था। इसलिए आईएमएफ कई तरीके की गारंटी चाहता है, उसके बाद वो श्रीलंका को मदद मिलेगी। तो श्रीलंका को अभी फ़िलहाल एक लंबा वक्त, काफ़ी महीनों का वक्त ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय सहायताओं पर, भारत या बाकी जगहों की सहायताओं पर बिताना पड़ेगा, जब तक कि उसे एक बड़ा बेल आउट पैकेज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से नहीं मिलता। और एक बार बैंक्रप्सी डिक्लेयर हो जाने के बाद फिर राह थोड़ी और ज़्यादा पेचीदा और कठिन हो जाती है। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। आज का अपडेट ये है कि कल रुपए में भारी गिरावट के बाद भी आज फिर गिरावट जारी है। शेयर बाजार में हल्की फुल्की तेजी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन इसका असर रुपए पर नहीं है। रुपए पर एक खबर और है। रुपए पे खबर यह है कि हमारे ऊपर, देश के ऊपर करीब जो विदेशी कर्ज है वो $600 बिलियन से ज़्यादा का है। उसमें से $267 बिलियन की जो देनदारी है वो इसी साल मैच्योर हो रही है। शायद सर इस खबर ने मुझे लगता है और चिंता में डाल दिया रुपए को। ये रुपए में दबाव की बहुत सारी वजह हैं। भारत के विदेशी कर्ज की देनदारी भी है, एक बैलेंस होता है जो फॉरेन एक्सचेंज को इंटरनेशनल लायबिलिटी के संदर्भ में देखता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, वो बैलेंस भी अभी इस समय दबाव में बना हुआ है। एक चीज़ जो रुपए के संदर्भ में ध्यान में गौरतलब है शुभम, वो कि पिछले 2-3 दिनों से हम रिजर्व बैंक की तरफ से बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन बाजार में नहीं देख रहे हैं। बहुत सक्रियता के साथ रिजर्व बैंक की तरफ से डॉलर्स की सेल आती दिखाई नहीं दे रही है, और इसलिए बड़ी गिरावट हमें दिखाई दे रही है, और रुपए पर आने वाले समय में दबाव लगातार बना रहेगा। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल इस एक छोटी जानकारी आपके लिए, और इस हफ्ते का आप इकोनॉमिकम देखना मत भूलिएगा, क्योंकि रुपए से जुड़े आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं, जितनी भी सोच है, उनके जवाब तो मिलेंगे ही। दूसरा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है शायद रुपए की स्थिति में। ये भी अंशुमान जी इस बार रुपए के एपिसोड में बताएंगे। जैसा संकेत आपको मिल रहा है, सरकार और रिजर्व बैंक उससे बिल्कुल उल्टा सोच रहे हैं, और वो क्या है हम बात करेंगे इस पर। बिल्कुल। तो इस रविवार 11:15 बजे रुपए को देखना, रुपए पर अर्थात को देखना सुनना ना भूलिएगा। आज के मनी सेंटर में फिलहाल इतना ही। कल शाम को 7 बजे फिर आऊंगा नए एपिसोड लेके। तब तक के लिए नमस्कार।